दावा किया कि उसने अफगानिस्तान के काबुल में किए गए एक ड्रोन अटैक में आतंकी संगठन अल-कायदा के सरगना अल जवाहिरी को मार गिराया। 9/11 हमले के बाद करीब 21 सालों से अमेरिकी खुफिया एजेंसियों की आंखों में धूल झोंक रहे अल जवाहिरी की एक आदत ने उसे मौत के मुंह में पहुंचा दिया। और अमेरिका ने 31 जुलाई को ड्रोन से ऐसी मिसाइलें दागी जिसने पलक झपकते ही अल जवाहिरी का खात्मा कर दिया। अफगानिस्तान के काबुल में बने एक घर में पिछले कई महीनों से बड़े आराम से रह रहा अल जवाहिरी अपनी एक आदत की वजह से अमेरिका के निशाने पर आ गया। दावा किया गया कि अल-कायदा के सरगना की उसी आदत ने अमेरिका को उसका पता दे दिया। और दुनिया के बेहद खूंखार आतंकी संगठन के सरगना अल जवाहिरी को इस बात की भनक तक नहीं लगी कि उसकी छोटी सी गलती उसे हमेशा के लिए मिटा देने वाली है, क्योंकि अमेरिकी खुफिया एजेंसी की निगाह उसकी हर एक हरकत पर थी। वो तो बस इंतजार कर रहे थे कि कब इस बात को पुख्ता किया जा सके कि काबुल के शेरपुर के एक मकान में अल जवाहिरी जैसा खतरनाक आतंकी रह रहा है। और अमेरिका को मौका भी मिल गया जब अल जवाहिरी खाना खाने के बाद मकान की बालकनी में था। असल में जवाहिरी को खाना खाने के बाद रोज बालकनी में आने की आदत थी, लेकिन इस बार जैसे ही वो वहाँ आया, अमेरिकी खुफिया एजेंसी ने उसकी पहचान की पुष्टि कर दी। इसके बाद ड्रोन से हमला करके जवाहिरी को मौत के घाट उतार दिया गया। और अमेरिकी खुफिया विभाग ने इस हमले को भारतीय समय के मुताबिक 31 जुलाई को सुबह 7:18 पर अंजाम दिया। लेकिन दुनिया के सबसे खतरनाक आतंकी संगठन अल-कायदा के सरगना अल जवाहिरी की मौत का ऐलान एक रोज पहले किया गया। कहा जा रहा है कि अमेरिका ने अल जवाहिरी को ठीक वैसे ही ठिकाने लगाया जैसे उसके आका ओसामा बिन लादेन को मार गिराया गया था। अमेरिका ने 2 मई 2011 को पाकिस्तान के एबटाबाद में एक ऑपरेशन को अंजाम दिया और लादेन को ढेर किया था। और कुछ उसी तरह का खुफिया ऑपरेशन उसने 31 जुलाई 2022 को किया, जिसमें अल जवाहिरी का खात्मा कर दिया गया। और इस दिन का इंतजार अमेरिका के साथ साथ पूरी दुनिया कर रही थी, क्योंकि ओसामा बिन लादेन के बाद अल जवाहिरी वो दूसरा चेहरा बचा था जिसने अमेरिका में 11 सितंबर 2001 में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला किया था और लादेन का हर कदम उसका साथ दिया था। और यही वजह है कि अल जवाहिरी ही ओसामा के खात्मे के बाद उसका वारिस बना। वो ओसामा की मौत के बाद से ही उसकी सल्तनत संभाल रहा था। लादेन को मारने के बाद अमेरिका को लगा कि अल-कायदा भी खत्म हो जाएगा, लेकिन अल जवाहिरी ने ऐसा नहीं होने दिया। कहा जाता है कि लादेन की मौत के बाद अल जवाहिरी ने अपने दम पर दुनिया के बेहद खतरनाक आतंकी संगठन को जिंदा रखा। अमेरिका को 9/11 हमले के बाद से ही अल जवाहिरी की तलाश थी। कहा जाता है कि अल जवाहिरी ही वो आतंकी था जिसने वर्ल्ड ट्रेड टावर पर हुए हमले के लिए विमानों को हाईजैक करने में मदद की थी। और इसी वजह से वो लादेन के बाद उनकी हिट लिस्ट में था। अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA लगातार उसकी तलाश में लगी हुई थी। उसकी कोशिश थी कि किसी तरह बस एक सुराग मिले और वो अल जवाहिरी को मिटाने के लिए ऑपरेशन शुरू कर सके। लेकिन अल जवाहिरी का पता लगा पाना इतना भी आसान नहीं था। वो लगातार अपनी जगह बदलता रहता था। हालांकि CIA को इसी साल एक खबर मिली थी कि जवाहिरी की पत्नी और बच्चे काबुल में बने एक घर में रहते हैं, और करीब 6 महीने पहले इस बात का भी पता चला था कि अल जवाहिरी भी उसी घर में रहता है। लेकिन अमेरिका कोई चूक नहीं चाहता था, इसलिए उसने कुछ और दिन लगाकर अल जवाहिरी की पहचान को पहले पक्का किया। और जब इस बात पर मोहर लगी कि काबुल के उस घर में अल जवाहिरी ही है, तो इसकी जानकारी 1 अप्रैल को राष्ट्रपति बाइडेन को भी दे दी गई। इसके बाद CIA ने जवाहिरी के उस घर के बारे में और जानकारी जुटानी शुरू कर दी। घर कैसे बना, वहां पर आने जाने के कितने रास्ते हैं, कौन कौन कहां आता जाता है, इसका पूरा खाका तैयार किया गया ताकि ऑपरेशन में कोई चूक ना हो। और अल जवाहिरी के बारे में पुख्ता जानकारी मिलने के बाद राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कैबिनेट के सदस्यों के साथ बैठक की और उन्हें पूरे मिशन के बारे में जानकारी दी। इसके बाद 25 जुलाई को इस मिशन को अंजाम देने के लिए अंतिम बैठक हुई। इसमें राष्ट्रपति बाइडेन ने ऐसा हमला करने को कहा जिसमें वहां आसपास रहने वाले लोगों को कोई नुकसान न हो। और 31 जुलाई को CIA ने इस बात को पुख्ता कर लिया कि काबुल के शेरपुर के उस मकान में अल जवाहिरी ही है। इसके बाद ड्रोन से हेलफायर मिसाइल दागकर जवाहिरी को ढेर कर दिया गया। और कहा जा रहा है कि अमेरिका ने अल जवाहिरी को खत्म करने के लिए जो हेलफायर मिसाइल चुनी, वो भी बहुत सोच समझकर चुनी गई थी। असल में बाइडेन नहीं चाहते थे कि वहां ज्यादा नुकसान हो, इसीलिए अल जवाहिरी पर हमले के हेलफायर मिसाइल को चुना गया, जिसमें बारूद का इस्तेमाल बेहद कम होता है, यानी धमाके के बाद आसपास के इलाके में ज्यादा नुकसान नहीं होता है। लेकिन इस मिसाइल में ब्लेड और धातुओं के नुकीले टुकड़ों का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे हमले के बाद टारगेट पूरी तरह बर्बाद हो जाता है। ब्लेड और नुकीली धातुएं भरी होने की वजह से ही इस मिसाइल को
निंजा बॉम्ब भी कहते हैं। हेल फायर मिसाइल मजबूत बंकर, बख्तरबंद गाड़ी, टैंक और मोटी कंक्रीट की दीवार को भी तोड़कर भी विस्फोट करने में सक्षम होती है और यह करीब 11 किलोमीटर दूर तक के टारगेट को आसानी से तबाह कर सकती है। और इसी मिसाइल का इस्तेमाल करके अमेरिका ने अल जवाहिरी को बड़ी सफाई से खत्म कर दिया। दावा किया गया कि जवाहिरी के खिलाफ चलाए गए ऑपरेशन में कोई और नुकसान नहीं हुआ। अमेरिका के लिए यह अभियान कितना अहम था, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जवाहिरी के मारे जाने का ऐलान खुद वहां के राष्ट्रपति बाइडेन ने किया। No matter where you hide, if you are a threat to our people, the United States will find you and take you out. इससे पहले भी अल जवाहिरी अमेरिकी हमले में 2 बार बच निकला था। 2001 में जवाहिरी के अफगानिस्तान की तोरा बोरा पहाड़ियों में छिपे होने की खबर मिली थी, लेकिन हमले से पहले ही वो वहां से भाग निकला था। इसके बाद 2006 में उसके पाकिस्तान में छिपे होने की बात सामने आई थी, लेकिन उस वक्त भी वो बच निकला था। लेकिन अमेरिका ने दावा किया कि इस बार काबुल में हुए हमले में अल जवाहिरी का खात्मा हो गया। अल जवाहिरी को ढेर करने में अमेरिका को पाकिस्तान की मदद मिली। दावा किया जा रहा है कि कंगाल पाकिस्तान ने IMF से लोन पाने के लिए अमेरिकी ऑपरेशन में सहायता की। और दावा यह भी किया जा रहा है कि जिस किलर ड्रोन ने जवाहिरी को निशाना बनाया, वो किसी खाड़ी देश से उड़कर पाकिस्तान के रास्ते काबुल तक पहुंचा था। कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के ऊपर से अमेरिकी ड्रोन बिना बाजवा की इजाजत के उड़ ही नहीं सकता। एक पाकिस्तानी पत्रकार ने तो यहाँ तक दावा कर दिया कि जवाहिरी पर हमले से 2 दिन पहले ही अमेरिकी सेना के एक बड़े अधिकारी ने पाकिस्तान सेना के प्रमुख जनरल बाजवा से बातचीत की थी। और माना जा रहा है कि इसी के बाद पाकिस्तान अल जवाहिरी को मार गिराने के अमेरिकी अभियान का हिस्सा बन गया। और पाकिस्तान के ऐसा करने के पीछे एक बड़ी मजबूरी भी बताई जा रही है। असल में पाकिस्तान को IMF से लोन लेना है, जो बिना अमेरिका की मंजूरी के नहीं मिल सकता है। दावा किया जा रहा है कि बाजवा ने अमेरिकी सेना के अधिकारी से इसी लोन के लिए गुहार लगाई थी। एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के मुखिया कुछ दिनों पहले ही अमेरिका के दौरे पर गए थे। माना जा रहा है कि बाजवा की बातचीत और ISI चीफ की अमेरिकी यात्रा के बाद ही अल जवाहिरी के खात्मे में पाकिस्तान की मदद पर मुहर लग गई थी। यूपी के झांसी में पति पत्नी और बहू के मामले में जमकर हंगामा हुआ, जिसके बाद महिला अपने पति की शिकायत लेकर पुलिस के पास पहुंच गई। यूपी के झांसी में उस वक्त जमकर ड्रामा हुआ जब एक महिला ने अपने पति को एक दूसरी लड़की के साथ संदिग्ध हालत में पकड़ लिया। महिला का आरोप है कि उसके पति ने उससे झांसी ले जाने का वादा किया और फिर घर से चला गया। 2 से 3 दिन तक उसे पति की खबर नहीं मिली, जिसके बाद उसके यहाँ होने की जानकारी मिली। ऐसे में महिला पुलिस के साथ यहाँ पहुँची और उसे रंगे हाथ पकड़ लिया। दूसरी जगह उनने शादी कर ली है, उस लड़की के साथ रंगे हाथों पकड़ा है, फिर हमने पुलिस के द्वारा पकड़ा है। महिला ने पुलिस वालों पर भी दूसरी लड़की के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया। साथ ही शिकायत के बाद भी अपने पति पर कोई एक्शन नहीं लेने का भी आरोप पुलिस वालों पर लगा दिया और पुलिस अधीक्षक को चिट्ठी लिखकर कार्रवाई करने की मांग की। चैनल जो है आपके भरोसे पर उतरने में नंबर 1 सच की राह पर चलने में। पूरे देश के अनेक राज्यों तक आप पहुंचे हैं और जो नंबर 1 हुआ है, इसके लिए मैं हृदय से आप सबको, विशेष रूप से आपके जितने काम करने वाले पत्रकार हैं, उन सबको, भाई और बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और शुभेच्छाएं देता हूँ। आप स्थायी रूप में नंबर 1 रहे, यही शुभेच्छा दूंगा। कंपटीशन भी हो, शिखर पे बने रहिए, अच्छे बने रहिए। चैनल जो है आपके भरोसे पर उतरने में नंबर 1 सच की राह पर चलने में, आपके लिए लड़ने में नंबर 1 आपकी आवाज बनने में, जिसके पास है एंकर की टीम नंबर 1, जो है राजनीति के खेल से लेकर खेल की कवरेज में नंबर 1। आज तक को पछाड़ अब है देश का नंबर 1 न्यूज चैनल। तो देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया। 对中国内政的粗暴干涉。 हालांकि अमेरिका ने इस पर अपना रुख साफ कर दिया। अमेरिकी रक्षा विभाग ने एक बयान जारी कर ये दावा किया कि वो चीन के साथ कोई तनाव नहीं चाहते। We will not take the bait
or engage in saber rattling. लेकिन बावजूद इसके चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। उसने अमेरिका को अपनी ताकत दिखाने के इरादे से अपने सैन्य अभ्यास बढ़ा दिए। इस बीच अमेरिका ने दावा किया कि उसने अफगानिस्तान के काबुल में किए गए एक ड्रोन अटैक में आतंकी संगठन अल-कायदा के सरगना अल जवाहिरी को मार गिराया। 9/11 हमले के बाद करीब 21 सालों से अमेरिकी खुफिया एजेंसियों की आंखों में धूल झोंक रहे अल जवाहिरी की एक आदत ने उसे मौत के मुंह में पहुंचा दिया। और अमेरिका ने 31 जुलाई को ड्रोन से ऐसी मिसाइलें दागी जिसने पलक झपकते ही अल जवाहिरी का खात्मा कर दिया। अफगानिस्तान के काबुल में बने एक घर में पिछले कई महीनों से बड़े आराम से रह रहा अल जवाहिरी अपनी एक आदत की वजह से अमेरिका के निशाने पर आ गया। दावा किया गया कि अल-कायदा के सरगना की उसी आदत ने अमेरिका को उसका पता दे दिया। और दुनिया के बेहद खूंखार आतंकी संगठन के सरगना अल जवाहिरी को इस बात की भनक तक नहीं लगी कि उसकी छोटी सी गलती उसे हमेशा के लिए मिटा देने वाली है, क्योंकि अमेरिकी खुफिया एजेंसी की निगाह उसकी हर एक हरकत पर थी। वो तो बस इंतजार कर रहे थे कि कब इस बात को पुख्ता किया जा सके कि काबुल के शेरपुर के एक मकान में अल जवाहिरी जैसा खतरनाक आतंकी रह रहा है। और अमेरिका को मौका भी मिल गया जब अल जवाहिरी खाना खाने के बाद मकान की बालकनी में था। असल में जवाहिरी को खाना खाने के बाद रोज बालकनी में आने की आदत थी, लेकिन इस बार जैसे ही वो वहां आया, अमेरिकी खुफिया एजेंसी ने उसकी पहचान की पुष्टि कर दी। इसके बाद ड्रोन से हमला करके जवाहिरी को मौत के घाट उतार दिया गया। और अमेरिकी खुफिया विभाग ने इस हमले को भारतीय समय के मुताबिक 31 जुलाई को सुबह 7:18 पर अंजाम दिया। लेकिन दुनिया के सबसे खतरनाक आतंकी संगठन अल-कायदा के सरगना अल जवाहिरी की मौत का ऐलान एक रोज पहले किया गया। कहा जा रहा है कि अमेरिका ने अल जवाहिरी को ठीक वैसे ही ठिकाने लगाया जैसे उसके आका ओसामा बिन लादेन को मार गिराया गया था। अमेरिका ने 2 मई 2011 को पाकिस्तान के एबटाबाद में एक ऑपरेशन को अंजाम दिया और लादेन को ढेर किया था। और कुछ उसी तरह का खुफिया ऑपरेशन उसने 31 जुलाई 2022 को किया, जिसमें अल जवाहिरी का खात्मा कर दिया गया। और इस दिन का इंतजार अमेरिका के साथ साथ पूरी दुनिया कर रही थी, क्योंकि ओसामा बिन लादेन के बाद अल जवाहिरी ही वो दूसरा चेहरा बचा था जिसने अमेरिका में 11 सितंबर 2001 में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला किया था और लादेन का हर कदम उसका साथ दिया था। और यही वजह है कि अल जवाहिरी ही ओसामा के खात्मे के बाद उसका वारिस बना। वो ओसामा की मौत के बाद से ही उसकी सल्तनत संभाल रहा था। लादेन को मारने के बाद अमेरिका को लगा कि अल-कायदा भी खत्म हो जाएगा, लेकिन अल जवाहिरी ने ऐसा नहीं होने दिया। कहा जाता है कि लादेन की मौत के बाद अल जवाहिरी ने अपने दम पर दुनिया के बेहद खतरनाक आतंकी संगठन को जिंदा रखा। अमेरिका को 9/11 हमले के बाद से ही अल जवाहिरी की तलाश थी। कहा जाता है कि अल जवाहिरी ही वो आतंकी था जिसने वर्ल्ड ट्रेड टावर पर हुए हमले के लिए विमानों को हाईजैक करने में मदद की थी। और इसी वजह से वो लादेन के बाद उनकी हिट लिस्ट में था। अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA लगातार उसकी तलाश में लगी हुई थी। उसकी कोशिश थी कि किसी तरह बस एक सुराग मिले और वो अल जवाहिरी को मिटाने के लिए ऑपरेशन शुरू कर सके। लेकिन अल जवाहिरी का पता लगा पाना इतना भी आसान नहीं था। वो लगातार अपनी जगह बदलता रहता था। हालांकि CIA को इसी साल एक खबर मिली थी कि जवाहिरी की पत्नी और बच्चे काबुल में बने एक घर में रहते हैं, और करीब 6 महीने पहले इस बात का भी पता चला था कि अल जवाहिरी भी उसी घर में रहता है। लेकिन अमेरिका कोई चूक नहीं चाहता था, इसलिए उसने कुछ और दिन लगाकर अल जवाहिरी की पहचान को पहले पक्का किया। और जब इस बात पर मोहर लगी कि काबुल के उस घर में अल जवाहिरी ही है, तो इसकी जानकारी 1 अप्रैल को राष्ट्रपति बाइडेन को भी दे दी गई। इसके बाद CIA ने जवाहिरी के उस घर के बारे में और जानकारी जुटानी शुरू कर दी। घर कैसे बना, वहां पर आने जाने के कितने रास्ते हैं, कौन कौन कहां आता जाता है, इसका पूरा खाका तैयार किया गया ताकि ऑपरेशन में कोई चूक ना हो। और अल जवाहिरी के बारे में पुख्ता जानकारी मिलने के बाद राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कैबिनेट के सदस्यों के साथ बैठक की। और अगली खबर बंगाल से है, जहां पर ममता कैबिनेट में बड़ा फेरबदल होने वाला है। सीएम ममता बनर्जी ने खुद मंत्रिमंडल की बैठक के बाद इस बात का ऐलान कर दिया है। तो आज शाम 4 बजे नए मंत्रियों के नाम पर मुहर लग जाएगी और जिसके बाद राजभवन में नए मंत्रियों का शपथ ग्रहण होगा। ये भी किया जा रहा है कि जिस किलर ड्रोन ने जवाहिरी को निशाना बनाया, वो किसी खाड़ी देश से उड़कर पाकिस्तान के रास्ते काबुल तक पहुंचा था।
कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के ऊपर से अमेरिकी ड्रोन बिना बाजवा की इजाजत के उड़ ही नहीं सकता। एक पाकिस्तानी पत्रकार ने तो यहाँ तक दावा कर दिया कि जवाहिरी पर हमले से 2 दिन पहले ही अमेरिकी सेना के एक बड़े अधिकारी ने पाकिस्तान सेना के प्रमुख जनरल बाजवा से बातचीत की थी। और माना जा रहा है कि इसी के बाद पाकिस्तान अल जवाहिरी को मार गिराने के अमेरिकी अभियान का हिस्सा बन गया। और पाकिस्तान के ऐसा करने के पीछे एक बड़ी मजबूरी भी बताई जा रही है। असल में पाकिस्तान को IMF से लोन लेना है, जो बिना अमेरिका की मंजूरी के नहीं मिल सकता है। दावा किया जा रहा है कि बाजवा ने अमेरिकी सेना के अधिकारी से इसी लोन के लिए गुहार लगाई थी। एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के मुखिया कुछ दिनों पहले ही अमेरिका के दौरे पर गए थे। माना जा रहा है कि बाजवा की बातचीत और ISI चीफ की अमेरिकी यात्रा के बाद ही अल जवाहिरी के खात्मे में पाकिस्तान की मदद पर मुहर लग गई थी। उधर पिछले हफ्ते ताशकंद में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग में पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी की ऐसी भद्द पिटी कि पाकिस्तान की दुनिया में फजीहत हो गई। इस बैठक में भारत और पाकिस्तान समेत SCO के सभी 8 सदस्य देशों के विदेश मंत्री पहुंचे थे। और भारत की तरफ से विदेश मंत्री S जयशंकर पहुंचे थे। बैठक के दौरान बिलावल भुट्टो की कुर्सी S जयशंकर के बिल्कुल बराबर वाली थी। S जयशंकर ने बाईं ओर बैठे बिलावल से एक बार भी बात नहीं की। दुआ सलाम तो दूर, बिलावल की ओर देखा तक नहीं। बस यूं समझ लीजिए कि जैसे S जयशंकर के लिए बगल वाली सीट पर कोई बैठा ही नहीं था। S जयशंकर ने बिलावल से कोई बात नहीं की, लेकिन बाकी सदस्यों को साफ संकेत दे दिया। बिना कुछ बोले ही बहुत कुछ बता दिया। S जयशंकर के तेवरों का असर उनके दाईं ओर बैठे सर्गेई लावरोव पर हो गया। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव समझ गए कि भारत और पाकिस्तान के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। कूटनीति के लिहाज से सर्गेई लावरोव को जो इशारा मिला था वो काफी था। वो समझ चुके थे कि अगर पाकिस्तान की तरफ जरा सा भी झुकाव हुआ तो भारत के साथ दूरियां खड़ी हो सकती हैं। और ऐसा जोखिम तो रूस के विदेश मंत्री हरगिज नहीं ले सकते थे। इसलिए बैठक के बाद उज्बेकिस्तान की राजधानी में कुछ ऐसा हुआ जिसकी पाकिस्तान ने कल्पना तक नहीं की थी और जिसकी वजह से पाकिस्तान की दुनिया भर में फजीहत हो गई। बिलावल भुट्टो जरदारी अपने ही देश में सफाई दे देकर थक चुके हैं। असल में बैठक के बाद कई देशों के विदेश मंत्रियों की आपसी मुद्दों पर बातचीत हुई थी। अक्सर बड़े अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर मिलने के बाद नेता इसी तर्ज पर बैठकें करते हैं। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो की भी ऐसी ही बैठक सर्गेई लावरोव के साथ होने वाली थी। कमरा तैयार था, बिलावल समय पर पहुंच गए थे। अफसरों ने पूरी तैयारी कर ली थी, चाय नाश्ते का इंतजाम भी हुआ था, लेकिन बिलावल तो इंतजार ही करते रह गए। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव बैठक के लिए पहुंचे ही नहीं। काफी देर इंतजार करने के बाद बिलावल के साथ आए अफसर रूस के अधिकारियों से बात करने की कोशिश करते रहे, लेकिन जवाब ये मिला कि लावरोव बैठक के लिए लेट हो गए और अब आगे की मुलाकात समय पर करना जरूरी है। इसलिए बैठक हुई ही नहीं। पाकिस्तान की आर्थिक हालत इस वक्त बेहद नाजुक है, उसे मददगारों की सख्त जरूरत है। ऊपर से रूस जैसा मुल्क तो पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी ताकत है। इसीलिए ये घटना पूरे पाकिस्तान में बवाल की वजह बनी हुई है और खास तौर पर वहां के विपक्ष के लिए भी रूस से जुड़ी हर घटना खास है, क्योंकि माना तो ये जाता है कि फरवरी में इमरान खान का मॉस्को पहुंचकर पुतिन से मिलना ही उनकी सरकार जाने की बड़ी वजह बना था। लेकिन इमरान खान दावा करते थे कि रूस की दोस्ती के लिए उन्होंने अपनी कुर्सी तक दांव पर लगा दी थी। लेकिन अब विपक्ष में बैठे इमरान और उनके साथी बिलावल का मजाक उड़ा रहे हैं। ये कह रहे हैं कि जिस रूस ने इमरान को मॉस्को बुलाया वो बिलावल की शक्ल तक देखना नहीं चाहता। रशिया के वज़ीर खारजा ने बिलावल और बड़ी खबर आ रही है ताइवान से। अमेरिकी संसद के स्पीकर नैन्सी पेलोसी ताइवान की राजधानी ताइपे पहुंच चुकी हैं, जहां पर वो आज उनकी मुलाकात हुई राष्ट्रपति के साथ और कई मुद्दों पर वहां पर अहम बातचीत भी उनकी ओर से की गई है। राष्ट्रपति के साथ लगभग 8 बजे के आसपास उनकी मुलाकात हुई है। इससे पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बाकायदा नैन्सी पेलोसी के द्वारा की गई थी और सुरक्षा का मुद्दा वहां पर साफ उठाया गया था उनकी ओर से, क्योंकि जब से उनका ये आगमन, उनका स्वागत ताइवान ने किया है, तभी से लगातार चीन उनको धमका रहा है और चेतावनी दे रहा है।
क्योंकि चीन उनके ताइवान दौरे से बुरी तरह बौखलाया हुआ है। इसीलिए जैसे ही वो ताइपे पहुंची, वहां की सड़कें खाली करा ली गई, जिसके बाद नैन्सी पेलोसी को पूरी सुरक्षा के साथ उनके होटल तक लाया गया। उनके काफिले के दोनों तरफ ताइपे पुलिस की गाड़ियां दिखी, साथ ही वो खुद बुलेट प्रूफ कार में सीधा होटल के बेसमेंट की तरफ जाती हुई दिखाई थी। वहाँ से आए वीडियो में होटल के बाहर कई लोग जुटे हुए नजर आए, जो बेसब्री से नैन्सी का इंतजार करते दिखे। असल में खबर है कि चीन की धमकियों के बाद ताइवान की राजधानी ताइपे में लेवल 2 का अलर्ट जारी किया गया है और इसी वजह से वहां सुरक्षा के कड़े इंतजाम देखने को मिले। नैन्सी के काफिले के होटल आने से पहले ही वहां चप्पे चप्पे पर जवान तैनात दिखे, जिन्होंने बैरिकेडिंग लगाकर लोगों को उस तरफ जाने से पूरी तरह से रोका। और उस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, ताइवान की राजधानी ताइपे से वहां पर अमेरिकी संसद की स्पीकर के दौरे से भड़के चीन ने अपना असली चेहरा दिखाना शुरू कर दिया है। दावा किया जा रहा है कि चीन के कई लड़ाकू विमान ताइवान की एयर स्पेस में देखे गए, जिसके बाद पश्चिमी मीडिया इसे अमेरिका के खिलाफ हमले की रणनीति बता रहा है। इसके अलावा ताइवान के करीब समंदर में चीन की नौसेना का एक बड़ा बेड़ा भी नजर आया। चीन का दावा है कि ये एक गश्त का हिस्सा है, लेकिन ताइवान इसे नैन्सी पेलोसी के दौरे से भड़के चीन का जवाबी कदम बता रहा है। लेकिन उसके बावजूद वो ताइवान की राजधानी ताइपे पहुंच गई, जिससे चीन का पारा हाई हो गया। पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि इससे बौखलाए चीन ने अपने लड़ाकू विमान ताइवान भेजने का फैसला कर लिया। जानकारी के मुताबिक चीन ने अपने खतरनाक J-20 स्टेल्थ फाइटर जेट वहां रवाना किए। एक दावे के मुताबिक चीन ने ऐसे 21 लड़ाकू विमान ताइवान की एयर स्पेस में घुसपैठ करने की फिराक में थे। 是针对美和台当局在台湾问题上的危险举动。 इसके अलावा समंदर के रास्ते भी उसने ताइवान पर दबाव बनाने की कोशिशें तेज कर दी। वहाँ चीन के भारी भरकम जहाजों का एक बेड़ा ताइवान की तरफ बढ़ता हुआ नजर आया। चीन की तरफ से जानकारी दी गई कि ये उसकी नौसेना की गश्त का हिस्सा था। वहीं खबर ये है कि चीन अगले कुछ दिन उसी हिस्से में नौसेना की ड्रिल कराने की तैयारी में है, ताकि ताइवान पर उसकी पकड़ कमजोर न हो पाए। तनातनी के बीच शी जिनपिंग की सेना ने युद्ध का अभ्यास करके भी अमेरिका को अपनी ताकत दिखाई। 4 दिन पहले यानी 29 जुलाई को बाइडेन और शी जिनपिंग के बीच 2 घंटे से ज्यादा देर तक फोन पर बातचीत हुई थी, जिसमें ताइवान के मुद्दे पर शी जिनपिंग ने अमेरिका को युद्ध की खुली चेतावनी दे दी थी। चीन ने अमेरिका को सीधी चुनौती देते हुए ये साफ बोल दिया था कि जो आग से खेलेगा वो खुद जल जाएगा। मतलब ये कि चीन ताइवान के मुद्दे पर अमेरिका से आर पार की लड़ाई के मूड में है। यही नहीं, अमेरिका को चेतावनी देने के लिए या यूं कहें कि अपनी ताकत दिखाने के लिए शी जिनपिंग की सेना ने उत्तरी चीन के एक सुनसान इलाके में युद्ध का अभ्यास भी किया। चीन की तरफ से उसकी सेना के इस अभ्यास का एक वीडियो भी जारी किया गया, जिसमें उसके सैनिक दुश्मनों पर काल बनकर टूटते दिखाई दिए। वीडियो में चीनी सेना के कई लड़ाकू हेलीकॉप्टर एक साथ उड़ान भरते और आसमान से ही टारगेट को ध्वस्त करते नजर आए। मतलब ये कि चीन अपने इस युद्ध अभ्यास से ये साफ कर देना चाहता है कि अगर अमेरिकी संसद के निचले सदन की स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने ताइवान का दौरा किया तो उसकी सेना चुप नहीं बैठेगी, क्योंकि उत्तरी चीन के जिस हिस्से में शी जिनपिंग की सेना ने जंग का अभ्यास किया, उसे देखकर ये साफ हो गया कि ताइवान के मुद्दे पर चीन अमेरिका से जंग लड़ने की तैयारी कर चुका है। सैन्य अभ्यास का जो वीडियो चीन ने जारी किया, उसमें शी जिनपिंग के सैनिक हर हालात में जंग लड़ने और दुश्मनों को तबाह करने की ताकत को परखते दिखे। लड़ाकू हेलीकॉप्टर से दुश्मन की जमीन पर उतरकर उन्हें ढेर करने का गुर भी चीन के सैनिकों ने दिखाया। इसके अलावा आसमान से दुश्मन के ठिकानों पर बम बरसाने का भी अभ्यास किया गया। यही नहीं, दुश्मन के लड़ाकू विमानों और हेलीकॉप्टरों को चकमा देने और उन्हें मिट्टी में मिलाने की भी तैयारी को परखा गया। और इस मिलिट्री ड्रिल के जरिए शी जिनपिंग ने ये दिखाने की कोशिश की कि वो किसी भी कीमत पर ताइवान के मुद्दे पर झुकने वाले नहीं है और उनकी सेना किसी भी देश की सेना से मुकाबले के लिए न सिर्फ तैयार है बल्कि उनके छक्के भी छुड़ा सकती है। मतलब ये कि इस मिलिट्री ड्रिल के जरिए चीन ने अमेरिका को अपनी ताकत भी दिखा दी और एक बार फिर ये चेतावनी दे दी कि अगर उसने ताइवान के मुद्दे पर अड़ंगा लगाने की कोशिश की तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। Of Speaker Pelosi, and if the U.S. continues down the wrong path, we will take strong and resolute measures to ensure our sovereignty and security interests. सैन्य अभ्यास का जो वीडियो जारी किया गया, उसमें हवा से जमीन पर और जमीन से हवा में मार करने की सैन्य ताकत को भी परखा गया। वीडियो के एक हिस्से में चीनी सेना के लड़ाकू हेलीकॉप्टर पहले से तय किए गए टारगेट को ध्वस्त करते दिखाई दिए। जैसे ही हेलीकॉप्टर से निकलने वाले रॉकेट टारगेट से टकराए, वहां धूल और धुएं का गुबार छा गया। इसी तरह चीनी सेना के कुछ सैनिक लॉन्चर की मदद से दुश्मन के ठिकानों पर रॉकेट दागते दिखे।
यही नहीं, सैन्य अभ्यास के दौरान चीन के सैनिक रणनीति बनाते और उन पर अमल करते भी नजर आए। असल में नैन्सी पेलोसी का ताइवान दौरे की वजह से ही शी जिनपिंग का दिमाग फिरा हुआ है और यह खबर भी आ चुकी है कि चीन नैन्सी पेलोसी के विमान पर हमला कर सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो चीन और अमेरिका के बीच युद्ध तय माना जा रहा है। हालांकि चीन की इस चेतावनी के बाद से अमेरिका के फाइटर जेट, जंगी जहाज, सर्वेलेंस सिस्टम और जवान अलर्ट पर हैं। इसके अलावा अमेरिका के साउथ चाइना सी में अपना महाशक्तिशाली यूएसएस रोनाल्ड रीगल एयरक्राफ्ट कैरियर भी तैनात कर दिया है ताकि वक्त आने पर ड्रैगन को करारा जवाब दिया जा सके। असल में चीन को ये मंजूर नहीं है कि अमेरिका का कोई बड़ा नेता ताइवान जाए, क्योंकि चीन ताइवान को अपना हिस्सा मानता है, जबकि ताइवान खुद को अलग देश। चीन अमेरिका से इस बात से भी चिढ़ा है क्योंकि वो ताइवान के साथ खड़ा है और वो कई बार चीन को ये धमकी दे चुका है कि अगर उसने ताइवान पर चढ़ाई की तो उसे अमेरिका का प्रकोप झेलना पड़ेगा। मतलब ये कि रूस और यूक्रेन के अलावा जंग का एक और मोर्चा खुल सकता है जो ताइवान की जमीन पर लड़ा जाएगा और इस युद्ध में चीन और अमेरिका आमने सामने होंगे। चीन के परमाणु परीक्षण पर आई खबर ने अमेरिका समेत पूरी दुनिया के कान खड़े कर दिए हैं। एक न्यूज वेबसाइट निकाय ने सैटेलाइट तस्वीरों के हवाले से दावा किया है कि चीन किसी भी वक्त परमाणु परीक्षण कर सकता है और ये दावा सैटेलाइट से मिली तस्वीरों के विश्लेषण के बाद किया गया। दावा है कि इस न्यूक्लियर टेस्ट के लिए चीन ने शिजियांग प्रांत के वीगर ऑटोनोमस रीजन में सभी तैयारियां भी पूरी कर ली हैं। उस इलाके की जो सैटेलाइट तस्वीरें सामने आई उसमें पहाड़ी पर टूटी चट्टानों के टुकड़े नजर आए, जिसको लेकर दावा किया गया कि वहां मौजूद लोपनोर न्यूक्लियर साइट में छठी सुरंग की खुदाई का सबूत है। तस्वीरों में इस इलाके में हाल में बनी एक इमारत और उस इमारत तक बिजली सप्लाई करने के लिए तार बिछी भी दिखाई दी। दावा है कि इस इमारत को न्यूक्लियर टेस्ट से पहले विस्फोटकों को इकट्ठा करने के लिए तैयार किया गया है और दावा तो ये भी है कि खुद चीन की सेना इस खुफिया न्यूक्लियर टेस्टिंग साइट की सुरक्षा कर रही है। हालांकि चीन ने अपने पश्चिमी इलाके के वीगर ऑटोनोमस रीजन में करीब 25 साल पहले विस्फोटकों का परीक्षण रोक दिया था, लेकिन इससे पहले चीन वहां मौजूद लोपनूर न्यूक्लियर साइट पर जमीन के नीचे 5 परमाणु परीक्षण कर चुका है, जिनमें आखिरी न्यूक्लियर टेस्ट 1996 में किया गया था और अब वहां छठे परमाणु टेस्ट के सबूत उस टेंडर से भी मिले जिसके जरिए इसी साल अप्रैल में 10 रेडिएशन डोज अलार्म और 12 प्रोटेक्टिव सूट खरीदने का प्रस्ताव रखा गया था। और रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया कि हाल के दिनों में इस इलाके में रेडिएशन का लेवल कई गुना बढ़ चुका है, जो इस बात का एक और सबूत है कि चीन इतना बेलगाम हो गया है कि धड़ल्ले से बेहद घातक परमाणु हथियार बनाने में लगा है। क्योंकि चीन की नजरें ताइवान पर गड़ी हैं और इसीलिए अमेरिका से उसकी दुश्मनी ऐसा मोड़ ले चुकी है कि अब जरा सी भी चिंगारी एक बहुत बड़ी जंग भड़का सकती है। वैसे भी शी जिनपिंग का मकसद चीन की सेना को वर्ल्ड क्लास बनाने का है और वर्ल्ड क्लास आर्मी बनने के लिए अमेरिका को मुंहतोड़ जवाब देने लायक तगड़े परमाणु हथियार तो चाहिए ही। और शायद शी जिनपिंग मानते हैं कि उनके परमाणु हथियार अमेरिका के हथियारों के आगे कमजोर हैं, इसलिए चीन अपने परमाणु हथियारों को अमेरिका की टक्कर का बनाने में लगा है। लेकिन सबसे ज्यादा चिंता की बात यह है कि चीन बड़े ही खुफिया तरीके से अपने परमाणु हथियार बना रहा है। वो अपने पत्ते खोलने को राजी नहीं है, अपने परमाणु हथियारों के बारे में बात करना उसे मंजूर नहीं। एक रिपोर्ट के मुताबिक अभी जनवरी तक चीन के पास 350 परमाणु हथियार थे। ये आंकड़ा अमेरिकी परमाणु हथियारों के आसपास भी नहीं ठहरता, क्योंकि अमेरिका के पास इससे 10 गुना से भी ज्यादा न्यूक्लियर वेपन है। अमेरिका के जखीरे में 3708 परमाणु हथियार हैं, लेकिन अमेरिका भी परमाणु हथियारों की तादाद के मामले में नंबर 1 नहीं है, वो रूस से पीछे है। युद्ध की शुरुआत से रूस बार बार अपने परमाणु हथियारों का जिक्र छेड़कर धमकी इसलिए दे रहा है क्योंकि वो दुनिया में परमाणु हथियारों का सबसे बड़ा मालिक है। रूस के पास कुल 4477 परमाणु हथियार हैं, लेकिन इतना जरूर है कि दुनिया में कुल जो 12705 परमाणु हथियार हैं उनमें 90% से ज्यादा अकेले रूस और अमेरिका के पास है और हजारों की संख्या में परमाणु हथियार रखने वाले रूस और अमेरिका के बाद महज 350 हथियार वाला चीन आता है। अमेरिकी संसद के निचले सदन की नेता नैन्सी पेलोसी के ताइवान दौरे की खबर ने चीन के माथे पर चिंता की लकीरें ला दी हैं। असल में चीन ताइवान को अपना हिस्सा मानता है और इसलिए अमेरिकी नेता के ताइवान दौरे के फैसले से चीन आग बबूला हो गया, क्योंकि अमेरिकी संसद की निचले सदन की नेता नैन्सी पेलोसी ने जैसे ही ताइवान का दौरा करने की बात कही, उसे चीन अपने आंतरिक मामलों में अमेरिका का दखल बताने लगा। यहाँ तक कि उसने सीधे सीधे अमेरिका को धमकी तक दे दी
कि अगर उसने ताइवान और चीन के बीच आने की कोशिश की तो अंजाम बुरा होगा। 对中国内政的粗暴干涉。 हालांकि अमेरिका ने इस पर अपना रुख साफ कर दिया। अमेरिकी रक्षा विभाग ने एक बयान जारी कर ये दावा किया कि वो चीन के साथ कोई तनाव नहीं चाहते। We will not take the bait or engage in saber rattling. लेकिन बावजूद इसके चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। उसने अमेरिका को अपनी ताकत दिखाने के इरादे से अपने सैन्य अभ्यास बढ़ा दिए। क्योंकि चीन की धमकी के बावजूद नैन्सी ने अपना दौरा रद्द नहीं किया और वो अपने तय कार्यक्रम के मुताबिक ताइवान पहुंच भी गई और उनके ताइवान जाने की खबर पर चीन की त्योरियां चढ़ गई, जिसके बाद उसने बीते 3 दिनों में अपनी नौसेना और फिर वायुसेना का शक्ति प्रदर्शन किया। खबर तो ये भी है कि चीन अपने खतरनाक हथियारों का मुंह ताइवान की तरफ मोड़ चुका है, जिसके बाद दावा किया गया है कि अमेरिका भी अपने महाविनाशक युद्धपोत और लड़ाकू विमानों को सुरक्षा में तैनात कर सकता है। उधर पश्चिमी मीडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक नैन्सी के ताइवान दौरे की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। वहां जिन अधिकारियों से उनकी मुलाकात होनी है उन्हें पहले ही इसकी जानकारी दी जा चुकी है, जिससे चीन बुरी तरह से तिलमिलाया हुआ है। और बड़ी खबर आ रही है महाराष्ट्र के पुणे से। वहां पर शिंदे गुट के विधायक उदय सामंत के काफिले पर कुछ लोगों ने अचानक से हमला कर दिया और आरोप है कि उदय सामंत की कार पर शिवसेना के ही कुछ समर्थकों ने हमला किया है। इस हमले में उदय सामंत का कार का शीशा टूट गया है और काफी देर तक वहां पर अफरा तफरी का माहौल बना दिखा। बताया जा रहा है कि जिस जगह पर यह हमला हुआ वहां से कुछ ही दूरी पर शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे ने एक जनसभा भी की थी। वहीं महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे गुट और उद्धव ठाकरे के समर्थकों के बीच विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। पुणे में शिव सैनिकों ने जमकर बवाल काटा। बताया जा रहा है कि एकनाथ शिंदे के गुट के विधायक उदय सामंत पर कुछ लोगों ने अचानक से हमला बोल दिया। वीडियो में सड़क के दोनों किनारे सैकड़ों की संख्या में भीड़ मरने और मारने पर उतारू थी। भीड़ में शामिल लोग गद्दार, धोखेबाज और देशद्रोही की नारेबाजी करते दिखे। कुछ हुड़दंगी अपने मोबाइल से एक एक पल का वीडियो रिकॉर्ड करते भी नजर आए। यहाँ से जैसे ही सीएम एकनाथ शिंदे के गुट के विधायक उदय सामंत का काफिला गुजरा, आक्रोशित लोगों की भीड़ काफिले पर टूट पड़ी। विधायक समेत कॉन्वॉय में शामिल गाड़ी पर हमला कर दिया। इस हमले में उदय सामंत की कार का पिछला शीशा टूट गया। मौके पर चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। बताया जा रहा है कि उदय सामंत कार से तानाजी सावंत के घर की ओर जा रहे थे। इसी दौरान काटराज चौक के पास उन पर हमला हुआ। सामंत ने अपने काफिले पर हुए हमले पर सवाल खड़े किए। बात थी 500 मीटर पे आदित्य साहब की, तो वो भी खत्म हो गई थी, लेकिन ठीक है, वो उनके भाषण की वजह से वो कोई गालियां दे रहे थे उनको, लेकिन मेरे बाजू में 2 गाड़ियां आके खड़ी रही। उनके हाथ में कुछ पत्थर थे, स्टिक था और उन्होंने गाड़ी पे हमला किया। बताया जा रहा है कि उदय सामंत पर जिस जगह हमला हुआ वहां आदित्य ठाकरे ने एक जनसभा आयोजित की थी। सोनिया राहुल गांधी से पूछताछ के बाद हेराल्ड केस में ईडी ने कई जगहों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की है। इसमें दिल्ली का नेशनल हेराल्ड दफ्तर भी शामिल था और कई घंटों की छापेमारी के बाद ईडी की टीम देर रात 2 बजे हेराल्ड दफ्तर में निकली। वहीं इसे लेकर कांग्रेस ने ऑफिस के बाहर प्रदर्शन किया और ईडी की कार्रवाई का विरोध जताया। देश के 75वें स्वतंत्रता दिवस से एक हफ्ता पहले भारत अंतरिक्ष की एक नई उड़ान भरेगा। 7 अगस्त को इसरो अपने नए रॉकेट SSLV यानी स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल को पहली बार लॉन्च करेगा, जो कि भारत के अंतरिक्ष के सफर में एक और मील का पत्थर साबित होगा। वैसे तो देश के इतिहास में सुनहरा पन्ना पिछले साल ही जुड़ जाना चाहिए था, लेकिन कोरोना की वजह से SSLV के लॉन्च का प्लान टल गया। मगर अब 7 अगस्त को इसरो इतिहास रचेगा और आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से लॉन्च होकर SSLV EOS-2 यानी अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट को पृथ्वी की कक्षा में पहुंचाएगा। 142 किलो का ये सैटेलाइट 10 महीने तक स्पेस में रहकर जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम से जुड़े एप्लीकेशन लागू करने में मदद करेगा। इतना ही नहीं, SSLV अपने साथ आजादी सेट नाम का एक बेहद खास सैटेलाइट भी लेकर जाने वाला है। ये वो सैटेलाइट है जिसे देश के अलग अलग गाँव में रहने वाले 750 छात्रों ने बनाया है। लेकिन जब भारत के पास पहले ही PSLV और GSLV जैसे शानदार सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल हैं, तो फिर SSLV की जरूरत क्यों पड़ी? तो SSLV के जरिए इसरो की नजर इंटरनेशनल स्पेस मार्केट में अपनी जगह बनाने की है और विदेशी कंपनियों को टक्कर देने की है। इसके लिए इसरो ने SSLV यानी स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल को खास तौर पर छोटे उपग्रहों के कमर्शियल लॉन्च के लिए बनाया है। लॉन्चर या फिर लॉन्च व्हीकल अंतरिक्ष में स्पेसक्राफ्ट या सैटेलाइट को ले जाने का जरिया होता है। भारत के पास 2 ऑपरेशनल लॉन्चर है,
पहला है पीएसएलवी यानी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, दूसरा है जीएसएलवी। बड़े उपग्रह तो पीएसएलवी और जीएसएलवी से आराम से लॉन्च हो जाते हैं, लेकिन दिक्कत यह है कि छोटे सैटेलाइटों को पृथ्वी की कक्षा में पहुंचाने के लिए इंतजार करना पड़ता है और उन्हें बड़े सैटेलाइट के साथ असेंबल करके पीएसएलवी के जरिए अंतरिक्ष में भेजा जाता है। यानी लंबा तामझाम है। ऊपर से अब पूरी दुनिया में तेजी से छोटे उपग्रह बनाए जा रहे हैं, उनकी लॉन्चिंग का बाजार बड़ा होता जा रहा है। इसीलिए इसरो ने इस बड़े मौके को लपकते हुए एसएसएलवी यानी स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल बनाने का फैसला किया, ताकि छोटे उपग्रहों को अंतरिक्ष में पहुंचाया जा सके। इससे छोटे सैटेलाइटों का लॉन्च जल्दी तो होगा ही, वो काफी सस्ता भी पड़ेगा। अनुमान है कि एसएसएलवी लागत पीएसएलवी से लगभग 1/4 पड़ेगी, क्योंकि जहां पीएसएलवी पर 130 से 200 करोड़ रुपए का खर्च आता है, वहीं एसएसएलवी की एक यूनिट महज 30 करोड़ रुपए की पड़ेगी। यानी एसएसएलवी के जरिए ज्यादा सैटेलाइट अंतरिक्ष में छोड़े जा सकेंगे और पीएसएलवी से कमर्शियल लॉन्च का बोझ भी कम होगा। और फिर एसएसएलवी की खासियत ये भी है कि महज 6 लोगों की टीम एक हफ्ते के अंदर इसे असेंबल कर सकती है, लेकिन पीएसएलवी पर 600 लोगों की टीम दिन रात पसीना बहाती है, तब जाकर महीनों बाद वो असेंबल हो पाता है। और अब बात करते हैं दिल्ली के करोल बाग की, जहां पर एक करियर कंपनी के गोदाम में आग लगने से हड़कंप मच गया है। सूचना मिलते ही मौके पर दमकल की 9 गाड़ियां वहां पर पहुंची, जिन्होंने कड़ी मशक्कत कर आग पर काबू पाया है। आग की वजह से कितना नुकसान हुआ अभी तक इसकी कोई जानकारी नहीं मिली, लेकिन दमकल कर्मी तुरंत वहां पर पहुंचे। आपको बता दें कुरियर कंपनी ये थी जिसके गोदाम में आग लगी है। करोल बाग की ये घटना बताई जा रही है दिल्ली के करोल बाग की। मौके पर 9 गाड़ियां वहां पर पहुंची थी दमकल की, और ऐसे में तुरंत आग पर काबू पाने के लिए कड़ी मशक्कत वहां पर करनी पड़ी, क्योंकि जिस तरीके से धुंधू कर पूरी आग जल रही है उसने पूरे गोदाम को अपनी चपेट में ले लिया था। हालांकि कितना नुकसान अभी तक हुआ है इस बात का पता नहीं चल पाया है, लेकिन कोशिश जल्द से जल्द की गई कि आग बुझ जाए। और कल रात की घटना है, आपको बता दें, जब करोल बाग के स्थित एक कुरियर कंपनी में उसके गोदाम में भीषण आग लग जाती है। हालांकि आग के कारणों की क्या वजह है अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। यूक्रेन युद्ध के बीच पुतिन के बड़े गेम प्लान का पर्दाफाश हो गया। उनके दाहिने हाथ माने जाने वाले दिमित्री मेदवेदेव ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए इशारा किया कि यूक्रेन के बाद अगला नंबर जॉर्जिया और कजाकिस्तान का है। मतलब ये कि दिमित्री मेदवेदेव की इस पोस्ट ने पुतिन के बड़े प्लान का पर्दाफाश कर दिया। उन्होंने अपनी पोस्ट में दावा किया कि यूक्रेन पर हमला पुतिन के सोवियत संघ के सपने की ओर पहला कदम है, और यूक्रेन पर पूरी तरह कब्जा करने के बाद पुतिन के इस सपने को पूरा करने के लिए जॉर्जिया और कजाकिस्तान पर हमला होगा। और ये दावा करने वाले दिमित्री मेदवेदेव पुतिन के बेहद करीबी होने के साथ ही रूस की सिक्योरिटी काउंसिल के प्रमुख भी हैं। उन्होंने अपनी पोस्ट में दावा किया कि वो सभी लोग जो कभी महान और शक्तिशाली सोवियत संघ में रहते थे, एक बार फिर साथ रहेंगे। उनकी ये पोस्ट देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। हालांकि इस पर बवाल बढ़ता देख मेदवेदेव बैकफुट पर आते दिखे और उन्होंने अपना अकाउंट हैक होने का दावा कर दिया, साथ ही पोस्ट को भी सोशल मीडिया से हटा दिया। लेकिन उनकी इस पोस्ट के दौरान जॉर्जिया और कजाकिस्तान के साथ ही सोवियत संघ का हिस्सा रहे देशों की टेंशन जरूर बढ़ी है। असल में 1991 में सोवियत संघ के टूटने पर 15 नए देश बने, जिनमें जॉर्जिया, कजाकिस्तान भी शामिल थे। और यूक्रेन की तरह जॉर्जिया में भी अलगाववादियों को रूस का पूरा समर्थन हासिल है। यही नहीं, 2008 में रूस जॉर्जिया पर हमला भी कर चुका है। तब से जॉर्जिया पश्चिमी देशों से नजदीकियां बढ़ाने की कोशिशों में जुटा हुआ है। वहीं कजाकिस्तान ऐसा देश है जो रूस के साथ अपना सबसे लंबा बॉर्डर शेयर करता है। इनके अलावा कजाकिस्तान में रहने वाले करीब 20% लोग रूसी मूल के हैं, जिनकी संख्या करीब 2 करोड़ है। और रूस का मानना है कि जंग होने पर कजाकिस्तान की ये आबादी उसका साथ देगी। संसद में फिर महंगाई का मुद्दा उठा। लोकसभा के बाद अब राज्यसभा में महंगाई के मामले पर चर्चा हुई, जिसमें विपक्षी दलों ने केंद्र सरकार को निशाने पर लिया कि आज गरीब के पेट में लात मारी जा रही है। इस चर्चा के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विपक्ष को जवाब दिया और कहा कि बाकी देशों की अर्थव्यवस्था की तुलना में भारत के हालात बेहतर हैं। Reserve Bank and the government put together are taking enough steps. निर्मला सीतारमण ने विपक्षी दलों पर राजनीतिक मंशा के तहत आर्थिक मामलों में सरकार पर हमले करने के आरोप लगाए।
खबर है कि अब से कुछ ही घंटों बाद एक बार फिर धरती से सौर तूफान टकरा सकता है। ये दावा मौसम में होने वाले बदलावों पर नजर रखने वाली अमेरिकी संस्था NOAA यानी कि नेशनल ओशियनिक एंड एटमॉस्फेयर एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से किया गया है, जिसमें बताया गया कि सूरज की सतह में हुए एक जबरदस्त विस्फोट की वजह से निकली ताकतवर जियोमैग्नेटिक वेव्स तेजी से पृथ्वी की ओर बढ़ रही हैं, जिसे आसान भाषा में सौर तूफान कहा जाता है। दावा है कि इस सौर तूफान की वजह से कनाडा और उत्तर अमेरिका के कुछ इलाकों में पावर ग्रिड फेल हो सकती है, मतलब वो पूरा इलाका अंधेरे में डूब सकता है। इसका असर सैटेलाइट पर भी पड़ सकता है, जिसकी वजह से इंटरनेट, GPS और मोबाइल नेटवर्क काम करना बंद कर सकते हैं। हालांकि राहत की बात यह है कि इस बार जो सौर तूफान पृथ्वी की ओर बढ़ रहा है वो मामूली ताकत वाला है। लेकिन ये पहली बार नहीं है जब धरती सौर तूफान का सामना करेगी। पिछले महीने भी एक और सौर तूफान पृथ्वी से टकराया था और इससे पहले भी दुनिया में कई बार सूरज से उठे तूफान की घटनाएं होती रही हैं। 1859 में भी दुनिया ने सौर तूफान झेला था। उस वक्त इस घटना के कारण यूरोप और अमेरिका में टेलीग्राफ नेटवर्क को नुकसान पहुंचा था, जबकि 1989 में आए सौर तूफान की वजह से कनाडा के क्यूबेक शहर पर काफी असर पड़ा था। इस तरह के सौर तूफान को मापने का पैमाना G स्केल होता है, जिसमें 1 से लेकर 5 लेवल होते हैं। G1 का मतलब सबसे कम और G5 सबसे ज्यादा स्तर का तूफान होता है। कहा जा रहा है कि अब से कुछ ही घंटों बाद जो सौर तूफान धरती से टकराएगा वो G1 स्तर का होगा, जिससे ज्यादा नुकसान पहुंचने की आशंका नहीं है। आंध्र प्रदेश के अनकापल्ली में एक केमिकल कंपनी में गैस लीक होने का मामला सामने आ गया है, जहां पर जिसकी वजह से 50 से ज्यादा महिला कर्मचारियों को अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। आंध्र प्रदेश के अनकापल्ली में उस वक्त हड़कंप मच गया जब वहां की महिला कर्मचारियों की अचानक तबीयत बिगड़ने लगी। महिलाओं को उल्टियां होने लगी, सांस लेने में दिक्कत होने लगी। हालात इतने बिगड़ गए कि कई महिलाएं बेहोश तक हो गईं। जिसके बाद पुलिस को इसकी जानकारी दी गई और महिलाओं को अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। We have 53 patients admitted here. All the patients have been examined and they are under treatment. All are presently stable. फिलहाल सभी कर्मचारियों की हालत स्थिर है। वहीं पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कंपनी को सील कर दिया और आगे की कार्रवाई में जुट गई। संसद में केंद्र सरकार ने कुछ ऐसा जवाब दिया कि सुनने वाले हैरान रह गए। सरकार ने संसद में बताया कि देश के 209 जिले ऐसे हैं जहां लोग ऐसा पानी पी रहे हैं जिसमें खतरनाक केमिकल और मेटल घुले हुए हैं, ऐसे मेटल जो इंसान को कैंसर जैसी बीमारियों का शिकार बना सकते हैं। और ये बात किसी सर्वे में सामने नहीं आई, ना ही किसी एजेंसी ने ऐसा दावा किया है, बल्कि केंद्र सरकार के जल शक्ति मंत्रालय ने ये जानकारी देश की संसद में दी है। मतलब ये कि 209 जिलों के लोग जहर जैसा पानी पी रहे हैं, ऐसा पानी पी रहे हैं जो उन्हें धीरे धीरे बेहद बीमार बना सकता है। यानी फिट रहने के लिए जिम जाना, कसरत करना, दौड़ना, योगासन करना या दूसरा कोई भी काम करना काफी नहीं है। गंभीर से गंभीर बीमारियां इंसान को केवल पानी पीने की वजह से चपेट में ले सकती हैं। तंदुरुस्त रहने के लिए दूध, फल और हरी सब्जियां खाने के बावजूद इन 209 जिलों में लोग कैंसर तक के शिकार हो सकते हैं। दुनिया का हर डॉक्टर फिट रहने के लिए 5 लीटर पानी रोजाना पीने की सलाह देता है, लेकिन 5 लीटर पानी के साथ इन 209 जिलों के लोग कितने मेटल शरीर में पहुंचा सकते हैं, इसका अंदाजा भी लगाना आसान नहीं है। बिना पानी के जीवन की कल्पना भी मुमकिन नहीं है, लेकिन सरकार का संसद में दिया जवाब साफ करता है कि 209 जिलों में जल ही जीवन छीनने वाला साबित हो सकता है, क्योंकि सरकार ने बाकायदा ये बताया कि दूषित पानी में कौन कौन से मेटल मिले हैं और ये सभी कैसे केमिकल हैं जो इंसान को गंभीर रूप से बीमार कर सकते हैं। सबसे पहला केमिकल है आर्सेनिक। 25 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 209 जिलों में अंडरग्राउंड वाटर यानी जमीन के नीचे के पानी में आर्सेनिक मिला है। 18 राज्यों के 152 जिलों में ग्राउंड वाटर में यूरेनियम मिलने की जानकारी सामने आई है। ये सभी वो केमिकल हैं जो तय मानक से कहीं ज्यादा मात्रा में पानी में पाए गए हैं। लेड यानी सीमा 21 राज्यों के 176 जिलों में जमीन के अंदर के पानी में पाया गया है। 29 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 491 जिलों के अंडरग्राउंड वाटर में लोहा पाया गया है। वहीं लोहा जो घर बनाने में इस्तेमाल किया जाता है, जिससे सरिये बनाए जाते हैं, वो आयरन इन 491 जिलों के पानी में मिला है। और ये सभी वो केमिकल बताए जा रहे हैं जो तय मानकों से कहीं ज्यादा मात्रा में पाए गए हैं। 11 राज्यों के 29 जिलों में कैडमियम पाया गया है।
जबकि 16 राज्यों के 62 जिले ऐसे हैं जहां के अंडरग्राउंड वाटर में क्रोमियम जैसा मेटल मिलने की बात सामने आई है। और ये सभी वो मेटल हैं जो इंसान को बीमार बनाने के लिए काफी हैं। इन सभी केमिकल से कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं, ये भी हम बताएंगे। लेकिन ये जानना भी जरूरी है कि सरकार ने इसके लिए किसे जिम्मेदार बताया। सरकार ने साफ पानी लोगों तक पहुंचाने की पूरी जिम्मेदारी राज्य सरकारों की बताई है। केंद्र सरकार ने संसद में दिए जवाब में साफ कहा कि लोगों तक साफ पानी पहुंचाने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है। हालांकि साफ पानी से जुड़ी कई योजनाएं केंद्र सरकार का जल शक्ति मंत्रालय भी चला रहा है। गलती राज्य सरकार की हो या केंद्र सरकार की, लेकिन हकीकत ये है कि जहर जैसा पानी लोगों के शरीर में पहुंच रहा है। माना जाता है कि इसके पीछे वो उद्योग जिम्मेदार हैं जो दूषित पानी जमीन के अंदर भेजते हैं। नदियों के पानी में जहर जैसा कूड़ा करकट पहुंचाने से भी अंडरग्राउंड वाटर के दूषित होने का अनुमान है। लेकिन इनमें से कोई भी वजह ऐसी नहीं है जो पहली बार किसी ने कही हो। देश में दशकों से हर साल बड़ी बड़ी संस्थाएं, कुछ सरकारी तो कुछ गैर सरकारी संगठन ये कहते रहे हैं कि अंडरग्राउंड वाटर दूषित हो सकता है, लेकिन इसका कोई समाधान अब तक नहीं निकला। अब पानी के अंदर जो केमिकल पाए गए हैं उनमें सबसे अहम नाम है आर्सेनिक का। WHO के मुताबिक लंबे वक्त तक अगर आर्सेनिक शरीर में जाए तो कैंसर की वजह बन सकता है। यूरेनियम यानी पानी में पाया जाता है और वाटर क्वालिटी एसोसिएशन के मुताबिक यूरेनियम वाला पानी किडनी को खराब कर सकता है। लंबे वक्त तक ऐसा ही रहे तो कैंसर की वजह भी बन सकता है। लेड मतलब सीसा बहुत कम मात्रा में भी खतरनाक है। अमेरिका की एजेंसी सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल के मुताबिक हर इंसान पर इसका अलग अलग असर होता है, लेकिन ये नर्वस सिस्टम तक को चपेट में ले सकता है, यानी कि चौपट कर सकता है। लोहा मतलब आयरन ऐसा धातु है जिसकी शरीर को जरूरत भी होती है, लेकिन ज्यादा हो जाए तो अल्जाइमर और पार्किंसन जैसी बीमारियों का कारण भी बन सकता है। कैडमियम से किडनी, फेफड़े और हड्डियों को नुकसान हो सकता है। क्रोमियम पर वाटर क्वालिटी एसोसिएशन का दावा हैरान करने वाला है। ये मेटल पेट के अल्सर, त्वचा के अल्सर और कई तरह के एलर्जी की वजह बन सकता है। और इतनी गंभीर बीमारियों की चपेट में जाने का खतरा जिन लोगों पर है उन्हें इसका एहसास तक नहीं है। जिस पानी को लोग जीने के लिए जरूरी मान रहे हैं वही पानी उन्हें मौत के करीब पहुंचा सकता है। सबसे ज्यादा खतरा गांव में है, जहां इलाज की सुविधाएं कम है और पानी को साफ करने की सहूलियत भी कम है। बहुत बड़ी तादाद ऐसे लोगों की है जो पीने के पानी के लिए सिर्फ अंडरग्राउंड वाटर पर ही निर्भर है। इसीलिए सरकार ने पानी के प्रदूषण की जो तस्वीर देश की संसद में बताई वो चिंता बढ़ाने वाली है। और उधर रूस ने एक वीडियो जारी कर यूक्रेन के 2 हाइमार्स मिसाइल सिस्टम तबाह करने का दावा कर दिया है। रूस के मुताबिक उसने ये हमले खार्किव के सैन्य ठिकानों पर किए और उसके निशाने पर थे यूक्रेन को अमेरिका से मिले हाइमार्स मिसाइल सिस्टम, जिन्हें तबाह करने के लिए उड़े रूसी विमानों ने आसमान से जबरदस्त गोलियां बरसाई। इसके अलावा उसने गाइडेड मिसाइल के जरिए भी यूक्रेन के ठिकानों पर हमला बोला। बताया गया कि इस हमले में यूक्रेन को 2 हाइमार्स मिसाइल सिस्टम खोने पड़े। वहीं आसमान से बरसे बारूद ने यूक्रेन की सेना के कई ठिकानों को भी जबरदस्त नुकसान पहुँचाया। उसकी तरफ से की गई बमबारी के बाद यूक्रेन के कई सैन्य अड्डे तबाह हो गए, जिनके ऊपर धुएं का गुबार उठता नजर आया। खबर है कि पिता सलीम खान को धमकी भरी चिट्ठी मिलने के बाद से सलमान खान अपनी सुरक्षा को लेकर बेहद गंभीर है। भले ही उन्होंने अपने कामकाज में कोई बदलाव नहीं किया हो, लेकिन सावधानी बरतने में वो कोई कसर नहीं छोड़ रहे। इसलिए अब उन्होंने पूरी तरह से बुलेट प्रूफ कार में चलने का फैसला किया है। ये खबर तब सामने आई जब मुंबई एयरपोर्ट के बाहर सलमान खान को देखा गया। सलमान खान उस वक्त सफेद टोयोटा लैंड क्रूजर SUV में सवार होकर सुरक्षा कर्मियों के साथ एयरपोर्ट पहुंचे थे। गुलाबी रंग की कमीज और काली पैंट में सलमान खान की तस्वीरें इंटरनेट पर वायरल होने में देर नहीं लगी। सलमान खान के साथ साए की तरह चलने वाले शेरा भी उस वक्त सलमान के साथ खड़े दिखे। सलमान खान ने कुछ दिन पहले ही मुंबई पुलिस से पिस्तौल रखने का लाइसेंस लिया है। सलमान को गन का लाइसेंस मिलने की खबर के बाद ये सलमान खान की पहली तस्वीर दिखी थी। लेकिन गन या सलमान खान के लुक से भी ज्यादा चर्चा में आई उनकी कार। 0009 नंबर वाली सलमान खान की गाड़ी को अपग्रेड किए जाने की खबर है। और पता चला है कि धमकी भरी चिट्ठी मिलने के बाद सलमान खान ने अपनी गाड़ी को पहले से ज्यादा सुरक्षित बनाया, जिसके लिए गाड़ी में बुलेट प्रूफ स्क्रीन्स लगवाई गई हैं। मतलब ये किसी भी कांच को भेदकर कोई गोली गाड़ी के अंदर नहीं पहुंच पाएगी। इसके लिए